नमस्कार। कल मैंने आपको सहारनपुर में हुई कुछ घटना के बारे में बताया था और मैंने ये भी बताया था कि वहाँ से मैं स्थानांतरित होकर गोंडा आ गया था। 28 तारीख को मेरा वहाँ से स्थानांतरण हुआ था, 28 जनवरी 2015 को, और 30 जनवरी 2015 को मैं गोंडा आकर मैंने एसपी गोंडा के रूप में अपनी ज्वाइनिंग दे दी थी। डीजी ऑफिस को ये सूचना जाती है कि आप किस तारीख को कहाँ पहुँच गए। गोंडा अपेक्षाकृत छोटा ज़िला है और लेकिन वो रेंज हेडक्वार्टर है। वहाँ पर डीआईजी रेंज बैठते हैं और गोंडा परिक्षेत्र में 4 ज़िले हैं: गोंडा, बलरामपुर और बहराइच या श्रावस्ती, ऐसे ही 3-4 ज़िले वहाँ पर हैं। अच्छा ये था कि लखनऊ से बहुत दूर नहीं था, 2-2.5 घंटे का रास्ता था, और गोंडा से फैज़ाबाद या कभी कभी अयोध्या होकर हम लोग लखनऊ से आते थे, क्योंकि बाराबंकी वाली रोड बहुत अच्छी नहीं थी। वहाँ पहुँचने के तुरंत बाद ही 20 मार्च को उस समय के सबसे बड़े साइबर अपराध जो फिशिंग का नेटवर्क था, उससे संबंधित कुछ अपराधियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। बहुत ढेर सारी शिकायतें उस समय ये हुई थी कि किसी के बैंक अकाउंट से काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा निकल गया, जबकि एटीएम भी उनके पास था, अपना एटीएम, और उसका पासवर्ड भी उन्हीं के पास था, फिर भी ये पैसा निकल गया। बात समझ में कुछ नहीं आ रही थी और उस समय बहुत ज़्यादा चलन भी इसका नहीं था। जो नेट पर बहुत जानकारी आज की तारीख में मिल जाती है, वो भी बहुत चलन नहीं था। जो लोग उसमें गिरफ्तार हुए, अनिल कुमार वर्मा उर्फ रिंकू वर्मा सन ऑफ हृदयनाथ वर्मा, और दूसरा अशोक वर्मा सन ऑफ रामनाथ वर्मा। ये पिकौरा है, थाना मोतीगंज ही है, गोंडा, वहाँ के रहने वाले थे। जबकि मौके से 2 लोग भाग गए, एक राहुल त्रिपाठी और एक नवनीत शुक्ला। ये दोनों मनकापुर गोंडा के रहने वाले थे। उनसे विस्तार से बातचीत की गई और बातचीत में उन्होंने जो बातें बताईं वो बिल्कुल स्तब्ध कर देने वाली थी कि टेक्नोलॉजी का कितना फ़ायदा इन लोगों ने, अपराधियों ने उठाया, जबकि टेक्नोलॉजी का उतना फ़ायदा जो सोचा जा रहा था वो यूज़र को नहीं मिल पा रहा था। अनिल वर्मा ने बताया कि वर्ष 2005 में उसने केंद्रीय विद्यालय मनकापुर से इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपनी ख़त्म करके इंटीग्रल स्कूल कुर्सी रोड में बीसीए करने, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करने चला गया। वहाँ से निकला तो 2008 में वो सीएमएस सिक्योरिटी में लोडर का काम उसने शुरू किया। आप देखते होंगे कि सीएमएस सिक्योरिटी एक बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है जो बैंकों से कैश निकाल कर और एटीएम्स में पैसे को लोड करते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई एटीएम है तो सिक्योरिटी की एक वैन आती है, चारों तरफ से जालियां लगी होती हैं, उसमें 1 या 2 बंदूक वाले सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। वो नीचे उतरते हैं, चारों तरफ देखते हैं, फिर वो कैश का बैग या बॉक्स नीचे उतारते हैं। उसके साथ साथ एक आदमी चलता है जिसको लोडर कहते हैं, वो इंजीनियर होता है। वो उस पैसे को लेके एटीएम में जाता है और उसमें अपने लैपटॉप में उसके जो उसके एंड्स होते हैं उसको कनेक्ट करके, जो कॉर्ड होती है उसको कनेक्ट करके, और उसमें देखता है कि कितना पैसा निकला, कितना पैसा गया, किस किस जो उसमें सॉकेट्स बने हैं अलग अलग करेंसी डिनोमिनेशन के, 500 के, 1000 के, 100 के, 50 के, वो उसमें कितनी कितनी नोट्स अभी हैं, कितने की जगह खाली है या पूरा खाली है, उसमें से किस डिनोमिनेशन का कितना नोट डाला जाना है ताकि वो सॉकेट उसका भर जाए, और किसमें बिल्कुल नहीं जाना है, उसका पैसा अभी तक बिल्कुल नहीं निकला है। वो फट 2, 4, 6, 10 मिनट के भीतर वो पूरी स्थिति देख लेता है। उसका एक प्रिंट आउट वहीं पर निकाल लेता है, छोटा प्रिंटर उसके पास होता है,
और फिर वो उतने नोट करेंसी नोट निकाल के और उसमें उसके सॉकेट्स में डाल देता है। डाल के जब फाइनल चेक्ड एंड ओके जब उसको करना होता है तो उसका भी एक अपना कमांड है, वो उसमें डाल के और उसे ओके कर देता है। उसकी रिसीट वो मेल से तुरंत अपने आप कंसर्निंग बैंक को चली जाती है। ये काम लोडर को होता है और वो सुबह 10 बजे से बैंक से पैसा निकाल कर और उस बैंक के या अब तो सीमेंट सिक्योरिटी वाले कई बैंकों का पैसा इकट्ठा करते हैं। अलग अलग सिक्योरिटी नहीं है, सीमेंट सिक्योरिटी वाले ही बैंक ऑफ बड़ौदा का भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी, महाराष्ट्र बैंक का भी और जितने इलाहाबाद बैंक का, इन सब बैंक का पैसा उठा लेते हैं और वो गूगल लोकेशन पे उनको लोकेशन दी जाती है कि इस एटीएम पे आपके लोड करना है, करेंसी लोड करनी है। एक या एक से बहुत ज़्यादा, आजकल तो बड़े शहरों में जैसे लखनऊ में एटीएम के पैसों को लोड करने के लिए सीमेंट सिक्योरिटी की बहुत सारी 20-20 गाड़ियाँ चलती हैं। लोडर का काम करने वाला नेचुरली बड़ा जानकार होगा, टेक्निकल नॉलेज उसकी बहुत अच्छी होगी। खैर वहाँ करीबन 2 वर्ष काम करने के बाद वो वहाँ से इंडस टावर्स में चला गया। इंडस टावर्स एक और कंपनी है जो मोबाइल फ़ोनी में ही मोबाइल में को डील करती है। ये जितने टावर्स आप जगह जगह देखते हैं, जो मोबाइल टावर जिनको आप कहते हैं, पहले तो हर कंपनी के अलग अलग मोबाइल टावर हुआ करते थे। अब इन लोगों में आपस में एक संधि हो गई है कि एक ही कंपनी के टावर में 3-3, 4-4 कंपनियां उसमें अपने आप को जोड़ लेती हैं और उनके भी जो 3 सेल्स होते हैं वो हर एक टावर के 3 सेल होते हैं। वो अगर आप एक गोला बना लें तो 1/3 जो सेल होगा वो 1/3 एरिया में अपने सिग्नल्स को रिसीव करेगा या सेंड करेगा। इसी तरह 3 होते हैं जो क्लॉकवाइज चलते हैं। तो उसमें आप देखते हैं सफ़ेद रंग के बैंड वाले 3 लंबाई में एक बॉक्स टाइप के होते हैं। वो हर कंपनी के 3-3 लगे होते हैं जो तीनों तरफ अपने सिग्नल्स को रिसीव करते हैं या सिग्नल्स को आगे बढ़ाते हैं। वो जो टावर्स होते हैं, इंडस टावर वो कंपनी जो डील करती है, उसमें उस टावर पे जहाँ पर ये स्थित है जो टावर, उसके लिए बिजली की सप्लाई बंद ना हो उसके लिए एक जनरेटर रखा होता है। जनरेटर में कितना ऑयल जाता है वो रखा जाता है। सारी गड़बड़ उसी में डीजल की लेन देन में होती है, क्योंकि शटडाउन कितनी देर का हुआ, कितनी देर बिजली गई, कितनी देर उन्होंने उसमें उसको डीजल से चलाया, उसका हिसाब किताब उसी में सारी गड़बड़ है। और बहुत ढेर सारे माफिया, कम से कम उत्तर प्रदेश में इंडस टावर की कंपनी में डीजल की सप्लाई में उनकी बहुत मारामारी है कि कौन इनको सप्लाई करेगा, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट का मार्जिन है या जो उसमें गलत करने का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। 2011 में वो गया इंडस टावर में, लेकिन इसी तरह की किसी गड़बड़ी या किसी गबन के कारण वहाँ से वो निकाल दिया गया। 3 महीने तक फिर वो महिंद्रा पावर में जनरेटर बेचने का काम किया। उसने बताया कि साहब जो टारगेट ओरिएंटेड काम है वो मेरे बस का नहीं था। महिंद्रा जनरेटर में टारगेट दिया जाता था कि साहब आप पहले 3 महीने में 5 जनरेटर, फिर अगले 3 महीने में 6 जनरेटर और साल के अंत में आप 20 जनरेटर बेचेंगे। तो इस तरह से टारगेट बेस्ड जो काम है वो टारगेट पूरा हो नहीं पाता है और उसके बाद फिर कंपनी की नाराज़गी होती है और वो वहाँ से निकाल देती है। तो इसके पहले कि वो निकाल देते मुझे पता लग गया था कि मैं अपना टावर जो हमारा टारगेट है वो पूरा नहीं करूँगा। मैंने स्वयं वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। आप जानते होंगे कि जितने सेल्स के काम प्राइवेट जगह में उस समय शुरू हुए, नई नई मोबाइल कंपनियां लॉन्च हुई, उनके जो सेल्स के उसमें बहुत ढेर सारे लड़के बहुत ही अच्छी तनख्वाह में भर्ती किए गए कि आपको 1 महीने में 5,000, 10,000, 20,000 कनेक्शन बांटने हैं। अब वो घर घर कनेक्शन ले लीजिए। जब उस समय एयरटेल का भी चला था, एयरसेल का भी चला था और बहुत ढेर सारी कंपनियाँ आई थी जो धीरे धीरे करके बाद में वो बिक गई या चली गई। तो वो टारगेट ओरिएंटेड जितने काम सेल्स में उस समय दिए गए थे, ज़्यादातर में शुरुआत में तो टारगेट अचीव हो जाते थे और बाद में जब धीरे धीरे टारगेट को कम होना ही है, नेचुरली कम होना है। जब 100 लोग हैं और 100 लोगों को 5 कंपनियां सिम दे रही हैं तो कब तक वो कितने सिम खरीदेगा, और 100 लोग अगर सेचुरेट हो गए तो फिर टारगेट कभी पूरा
हो नहीं सकता। फिर उनका भी काम हो जाता है, वो उन बच्चों को जो मेहनत करके कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं उनको निकाल दिया जाता है। अब इस समय उसके जब वो वहाँ से भी निकाल दिया गया, उस बीच में जब आपका व्हाट्सएप नहीं आया था, जब आपका याहू चैट वो सॉरी स्नैपचैट नहीं थे, ईमो नहीं था, दुनिया भर के जो ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन चैट के थे वो नहीं थे, और इंटरनेट आ चुका था, उस समय सबसे पॉपुलर था याहू चैट। जो उस समय के लोग होंगे 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के आसपास ही 5 सालों में इतना एडिक्शन हो गया याहू चैट का। याहू में लोग लॉगिन करते थे और तुरंत याहू चैट के बॉक्स में चले जाते थे। उसमें अलग अलग फ्रेंड्स का अलग था और उसका म्यूज़िक का अलग था। इस तरह से बहुत ढेर सारे अलग चैम्बर थे। आप वहाँ जाइए, वहाँ की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए, और इसका एडिक्शन यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ गया था। तब तक इनबिल्ट वेब कैमरे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे नहीं आए थे, तो उसका वेबकैम अलग से उसमें लगता था। वेबकैम लगा के तब वीडियो चैट शुरू हुई थी। बात 2008 से 2010 के बीच की होगी। उस समय ये जो ऐप बेस्ड चैट थी वो बिल्कुल नहीं थी। किसी तरह का कोई ऐप उस समय काम नहीं कर रहा था, क्योंकि फ़ोन एंड्रॉयड नहीं थे। कम से कम 2008 तक तो फ़ोन एंड्रॉयड नहीं थे, जो मेरी जानकारी में है। मैंने भी अपना पहला एंड्रॉयड फ़ोन 2010 में लिया था। तो याहू चैट पर एक सेक्शन आता था, हैकर्स लाउंज। और उस समय जो नए नए, अच्छा उसी समय की बात है जब बहुत ढेर सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट जगह जगह गली कूचे में खुल गए थे। ये लिबरलाइजेशन हुआ था, और जो इस्टेब्लिश्ड इंजीनियरिंग कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में 4 या 6 थे। कानपुर में एक आध थे, लखनऊ में एक था, और लखनऊ में एक मोतीलाल नेहरू, इलाहाबाद में एक मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो बाद में NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा जिसको मिल गया। तो इस तरह से कुछ गिने चुने 10-12 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। लेकिन जैसे ही ये लिबरल हुआ, तो आप गाज़ियाबाद में अकेले ही गाज़ियाबाद में कम से कम 150 इस तरह के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खुल गए। दिल्ली में 500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट खुल गए, और कोई जगह नहीं बची जहाँ 1-2 छोटे मोटे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुल गए। और सबसे अधिक जो वांटेड था वहाँ पे, सबसे अधिक जो करना चाहता था आदमी, तो वो कंप्यूटर साइंस में ही करना चाहता था। एक लॉट जब 5 साल बाद बाहर आया, तो उसको इन्हीं कंपनियों ने, जो उस समय चल रही थी, मोबाइल कंपनियां, इंटरनेट कंपनियां, सरकारी BSNL, उन्हीं लोगों ने इनको टेम्परेरी या कम पैसे पर एम्प्लॉय किया, और ऐसा लगा कि आगे चल के उन्हें बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। उन्हीं में से कुछ जो बहुत इंटेलिजेंट थे वो विदेश चले गए, और बड़ी बड़ी कंप्यूटर फर्म्स में जिन्होंने नौकरी की। तो वहाँ जो हैकर्स लाउंज था, वहाँ ये विज़िट करने लगा। इसको भी याहू चैट का एडिक्शन हो गया था, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का ये विद्यार्थी था, डिग्री होल्डर था, BCA किया हुआ था, और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जितनी कंपनियां थीं उनमें इसने काम किया था। और ख़ासकर जो ATM के लोडिंग का काम था CMS सिक्योरिटी में, वो किया था। बहुत अच्छी तनख्वाह देते थे वो लोग उस समय। तो ये उसमें चला गया हैकर्स लाउंज में। चूँकि इसे जानकारी थी, तो वहाँ लोगों से बातचीत करने में बहुत ज़्यादा इसे दिक्कत नहीं हुई, और धीरे धीरे उसे एक डेविड नाम के आदमी की उसी हैकर्स लाउंज में मुलाकात हो गई, जो अपने आप को कनाडा का बताता था। उस समय इसने ATM फिशिंग के बारे में केसेस आना शुरू हो गए थे। ATM फिशिंग कैसे करते हैं, यानी क्लोन ATM कैसे बनाते हैं। ATM का क्लोन प्लेन ATM पर, जिस पर मैग्नेटिक रिबन लगी होती थी, काले रंग की पट्टी लगी होती थी, उसको कैसे अपने मन मुताबिक ATM में कन्वर्ट करना है, वो इसकी उनसे जानकारी कर रहा था। डेविड ने इसको बताया कि देखो, ये काम अभी उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। जो काम प्रॉफिटेबल है वो तुम करो, और उसके लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्योंकि जो सिम रिप्लेस करने के लिए उसे बहुत दिक्कत हो रही थी कि सिम का क्लोन बनाना बहुत मुश्किल काम हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे आपस में जो राइवलरी थी मोबाइल फ़ोन्स कंपनियों की, वो बढ़ रही थी। और किसी भी फ़ोन का सिम का क्लोन बनाना, उस समय उसके पहले जो स्विच में जो टेक्निकल लोग बैठते हैं उनको सेट करिए, उनको पैसा दीजिए, फिर उनसे उसका नंबर पूछिए, फिर उसका क्लोन बनाइए, क्लोन बना के फिर उसमें हैकिंग का काम शुरू करिए।
तो उसने ये कहा कि आप पहले जो नाइजीरियन फ्रॉड है, जो नाइजीरियन फिशिंग होती है, पहले आप उसका काम शुरू करिए, उसके बाद हम आपको एटीएम की फ़िशिंग का काम बताएंगे, क्योंकि अभी एटीएम की फ़िशिंग के काम में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, हम उसको दूर कर लेंगे। फिर ये बैंकिंग साइट की फ़िशिंग का काम उसने बताया कि उसने नाम बताया कि फ़लाँ फ़लाँ से कांटेक्ट करिएगा। होता ये था कि बैंक की साइट्स उस समय सारा बैंकिंग के ट्रांजैक्शन ज़्यादातर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे होते थे। बड़ी कंपनियों के भी ट्रांजैक्शन होते थे, और कुछ प्राइवेट लोग भी जो जिनके पास अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप था वो उस पे बैंकिंग का काम करते थे। इंटरनेट बैंकिंग उस समय, जब तक ये एंड्रॉयड नहीं आया था, उस समय बहुत चलन में थे। आपने अपना पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, अपना अकाउंट में पैसा देखने के लिए, किसी को देने के लिए आपने जैसे ही साइट खोली, तो वो बिल्कुल ओरिजिनल साइट की तरह खुल जाएगी। आपको अपना उसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होगा। अचानक जैसे ही वो जो डिटेल मांग रहा है, मोबाइल नंबर और फलाना, ये सब जितनी फील्ड्स उसने मांगी, आपने उसको सबमिट किया अचानक वो क्रैश कर गया। यूज़र ये समझता था कि ये एरर हो गई, लगता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी कुछ गड़बड़ा गई। उसने फिर लॉगिन किया और अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन दरअसल वो फ़िशिंग साइट थी। फ़िशिंग उसको कहते हैं कि उसी साइट से बिल्कुल सिमिलर, उससे मिलता जुलता एक आध डॉट को इधर से उधर करके, या एक आध लेटर को कैपिटल से स्मॉल करके वो साइट बना लेते हैं। देखने में जब तक आप बहुत गहराई से न देखें, आपको वो वही साइट लगेगी जो आप हमेशा खोलते रहे हैं। लेकिन उसका जो हैकिंग करने वाला था, उसको सारा सामान अपना मिल गया, और वो जो आपकी डिटेल्स जैसे ही आपने पासवर्ड बढ़ा और क्रैश हो गई, वो एक फ़ोल्डर के माध्यम से उसके पास पहुंच जाया करती थी। तो वो फिर वहाँ से अपना काम शुरू करता था। उसने इसको बताया कि तुम मूसा और जो मिर्ज़ा अली हैं, ये लोकल कॉन्टैक्ट हैं, आप इनसे संपर्क करिए, इनका नंबर हम आपको देते हैं। ये सारी बात हैकर्स लाउंज में हो रही है। उसका नंबर दिया, नंबर से उन्होंने बातचीत शुरू की। इसी बीच में एक और हैकर का उसने पता दिया कि रामनाथ तिवारी नाम का एक आदमी है, जो तुम्हारे ही ज़िले यानी गोंडा का रहने वाला है, लेकिन मुंबई में एक आइसक्रीम पार्लर चलाता है। वो भी फ़िशिंग का काम बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करता है। और फिर इसने संपर्क किया, और गोंडा में ही जब वो मुंबई से गोंडा आया, तो उससे उससे जान पहचान हो गई। उससे बारीक बातें जो फ़िशिंग की हैं वो इसने पता कर ली, अनिल वर्मा ने। तिवारी ने भी उन्हीं मिर्ज़ा और मूसा की बात इसको बताई कि इनसे संपर्क करिए, हम भी सारी डीलिंग इन्हीं के माध्यम से करते हैं। फिर मिर्ज़ा और मूसा से पहले उसने बात की, और फिर अनिल वर्मा की बात कराई। दोनों में आपस में मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ, और कैसे ये काम करना है ये भी इन लोगों ने बताया। ये इनका बॉस भी एक नाइजीरियन था, ऐसा इन सब लोगों ने बताया, मिर्ज़ा ने भी, मूसा ने भी, और रामनाथ तिवारी ने भी, कि बहुत अच्छा काम है ये, और इसमें घर बैठे आपको पैसे मिल जाएंगे। टेक्निकल काम सब मिर्ज़ा और मूसा करते हैं। आपको केवल ये करना है कि जो जो पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स मिले हैं, उन पे पैसा नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र करना है। ये जैसे ही फ़ोल्डर में अकाउंट की डिटेल आ जाती थी नाइजीरियन के, तो वो हैकर्स लाउंज में आके उसकी नीलामी करता था कि साहब एक पैकेट फिर आ गया है। पैकेट का मतलब उसका था कि हमारे पास लॉगिन आईडी और वो हैं, कौन इसको लेना चाहेगा। इसकी कीमत वो उस पे लगाता था कि भाई ये 5 लाख का है, ये 10 लाख का है, ये 20 लाख का है, क्योंकि उसके पास सारी डिटेल थी, वो अकाउंट देख लेता था। तो वो कहता था कि आप इतना इसमें से निकाल सकते हैं। जो भी उस बोली के लिए तैयार होगा कि हाँ ठीक है 5 लाख का है, उसे 10% तुरंत इंटरनेट बैंकिंग से उस हैकर्स लाउंज में जो नाइजीरियन था उसको ट्रांसफ़र, उसका भी नाम डेविड था, उसको ट्रांसफ़र करना होता था। आप जैसे ही 10% पैसा उसको मिल जाएगा, वो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको डिलीवर कर देगा। आपको अब क्या करना है कि उस लॉगिन आईडी पासवर्ड में कोई ट्रांजैक्शन करने के पहले आपको अपने वो मोबाइल नंबर भी आपको देगा कि ये मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर के क्लोन को तैयार करना है, ताकि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करें तो उस समय ओटीपी या उसका चलन नहीं था, उस समय उसके लिए मेल जाया करती थी।
कि आपने अकाउंट से इतना ट्रांजैक्शन किया है, लिया है या दिया है, उस मेल को उस जेन्युइन अकाउंट होल्डर के पास जाने से रोकना होता था। ये काम मूसा और मिर्ज़ा, मूसा शेख और मिर्ज़ा करते थे। उनके संबंध हो गए थे सभी जगह, लगभग सभी मोबाइल ऑपरेटर्स के यहाँ क्लोन वो तैयार कर लिया करते थे। और जो मेल जनरेट होती थी बैंक से बैंकिंग ट्रांजैक्शन के समय, वो उसको नए क्लोन मोबाइल पर डाइवर्ट कर लेते थे और इस बीच में पैसा किसी अपने जानने वाले का बैंक अकाउंट नंबर लेके उसमें डाल दिया करते थे और तुरंत निकाल लेते थे। जो इसका रेशियो था बहुत ईमानदारी का, ये हैकर्स लाउंज में जो ये काम होता था, ये बहुत ईमानदारी से, ये लूट का पैसा बहुत ईमानदारी से बंटता था। 10% तो वो तुरंत ले लेता था, तभी वो पासवर्ड और लॉगिन आईडी देता था। नाइजीरियन जिसका नाम डेविड था, जो हैकर्स लाउंज में बात करता था। 40% उसमें अनिल वर्मा या जो पैसे का ट्रांजैक्शन करेगा उसका होता था, और 50% मूसा और मिर्ज़ा का होता था, जो सिम को क्लोन कराएंगे, मेल को यूज़र के पास जाने से रोकेंगे, यानी उसको डाइवर्ट कराएंगे और टाइम देंगे, क्योंकि कुछ समय के लिए जब मेल में कोई दिक्कत होगी या गड़बड़ी होगी, उसको ऐसा लगेगा, या बैंक से फ़ोन आ जाएगा सीधे यूज़र के पास कि आपने इतना ट्रांजैक्शन किया है तो इसमें घंटे 2 घंटे का समय है। इसी पीरियड में जल्दी से वो पैसा ट्रांसफ़र करके किसी अकाउंट में, नोन अकाउंट में वहाँ से निकलवा लिया करते थे। बाद में अगर आप उस बैंक अकाउंट तक पहुँचेंगे तो वो फर्जी आदमी का होगा, उसको फर्जी लोग ने इंट्रोड्यूस किया होगा, फिर वो जिस बैंक कर्मचारी ने उसको खोला होगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी। वो ढूंढता फिरेगा कि कौन आदमी था, कैसे हमसे ये बैंक अकाउंट उसने खुलवा लिया। लेकिन धीरे धीरे ये चूँकि थोड़ा सा कठिन काम था, तो धीरे धीरे फ़िशिंग के बारे में लोगों को जानकारी हो गई, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल उस समय बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते थे। वो बहुत एक लिमिटेड लोग, एक पर्टिकुलर क्लास था जो इंटरनेट बैंकिंग करता था। सामान्य आदमी से उसका कोई बहुत लेना देना नहीं था। तो ये धीरे धीरे करके ये बंद होने लगा, और फिर अनिल वर्मा को ऐसा लगा कि अब हम लोग अगर इसमें ज़्यादा हाथ डालेंगे तो पकड़ जाएंगे। उसने फिर डेविड से संपर्क किया हैकर्स लाउंज में, और उससे कहा कि भाई ये तो काम अब धीरे धीरे बंद हो रहा है, हमें तुम एटीएम वाला काम बताओ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आपको अगर एटीएम वाला काम करना है तो आप पहले 2 वीडियो देखिए। एक वीडियो है स्कीमर और दूसरा है DX3 सेट स्टीलर। ये 2 वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप जाइए इनको देखिए, और फिर नेक्स्ट डे जब आप हैकर्स लाउंज में आइएगा तो मैं इसकी डिटेल आपसे पूछूंगा। अनिल वर्मा ने इन दोनों वीडियोस को बहुत बार देखा, और देख के फिर डेविड से बात की हैकर्स लाउंज में जाके, याहू चैट के हैकर्स लाउंज में जाके बात की, तो उसने चेक कर लिया कि हाँ इसको प्रॉपर जानकारी है। फिर उसने बताया कि आप क्रिप्सन सिक्योरिटी साइट पर जाइए और ये देखिए कि आपको एटीएम की क्लोनिंग के लिए या एटीएम की हैकिंग के लिए किस किस इक्विपमेंट की आवश्यकता है। ये फ़ौरन गया और क्रिप्सन सिक्योरिटी साइट पर, और इसने देखा कि सिर्फ 2 इक्विपमेंट से हम ये सारा काम कर सकते हैं, एक मिनी DX3 और दूसरा MSR। मिनी DX3 बहुत सस्ता है, बहुत छोटी सी डिवाइस होती है जो मुट्ठी में यहाँ पर आप उसको रख सकते हैं, ऐसे दबा लेंगे वो दिखाई नहीं पड़ेगी, और इसमें इसका जो काम होता है कि इसके थ्रू अगर आप कार्ड को स्वाइप करें, ऐसे करके ऐसे ले जाएंगे, तो वो जो मेटेलिक ब्लैक आयरन की जो पतली सी पट्टी पहले वाले एटीएम में लगी रहती थी, उसके डाटा को वो उस पर ट्रांसफ़र कर देगा, पूरा का पूरा डाटा उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और उसको फिर आप कंप्यूटर पे जब लगाएंगे तो वो पूरी स्ट्रिप का डाटा है वो आप उसको पेस्ट कर लीजिए नोट शीट पर, आपको आराम से वो उस पर पेस्ट हो जाएगा। उस स्कीमर से अपने नोट शीट पर आप उसको नोटपैड पर आप उसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। उसको कॉपी पेस्ट करने के बाद एक सॉफ्टवेयर है MSR 605, इसके माध्यम से आप उस पर डबल ट्रैक में कॉपी पेस्ट करिए इस MSR 605 पर, जो 28,000 का मिलता था, और जो इसने इंडियन मार्क ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने आप पैसा देके, और ऑनलाइन शॉपिंग का जो तरीका होता है कि आपने पैसा सबमिट किया, अपना एड्रेस दिया, वो आपके एड्रेस पे डिलीवर कर देंगे। ये दोनों ही चीज़ें आज भी मिल जाती हैं ऑनलाइन परचेज अगर आप करना चाहेंगे। मिनी DX3
और MSR जो है वो 605 है। MSR को आप जैसे ही उस पर लगाएंगे, लैपटॉप में करेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर खुल जाएगा और आपने जो कॉपी पेस्ट कर रखा है मिनी DX3 से जो डाटा, आप उसको डबल ट्रैक में कॉपी पेस्ट कर लीजिए MSR 605 पर। इसमें MSR 605 पर जब आप उसको राइट कर लेंगे तो उसके ऊपर से फिर आप स्वाइप करिए प्लेन और खाली ATM कार्ड को, ब्लैक स्ट्रिप वाली प्लेन और खाली ATM कार्ड को जैसे ही आप MSR 605 गज़ट पे स्वाइप करेंगे तो वो सारा डाटा जो आपने स्कीमर पर चुराया था किसी के ATM कार्ड से, वो नए वाले ATM कार्ड पर वो आ जाएगा, जिसमें उसका ATM का नंबर, उसके यूज़र का नाम, उसका पासवर्ड, सारी चीज़ें आपको उसी में मिल जाएंगी। वो सादे ATM कार्ड में स्वैप करने से पूरी डिटेल, ये फिर उसको ले जाते थे और पैसा उससे निकाल लिया करते थे। ये खासकर 12 बजे से 10 मिनट पहले और 12 बजे के 10 मिनट बाद ये काम करते थे, क्योंकि उस समय भी पैसा निकालने की लिमिट थी। आप अनलिमिटेड पैसा ATM से नहीं निकाल सकते हैं। एक बार आपने डाला, मिनी स्टेटमेंट निकल आया, आपने देख लिया कि इसमें 80,000 रुपये हैं, तो 40,000 12 बजने में 5 मिनट हो तब निकाल लेंगे और 40,000 12 बज के 1 मिनट में निकाल लेंगे। यानी 2 अलग अलग दिन में कुल मिला के 80,000 निकाला। और बढ़िया गाड़ियों से चलने वाले, पढ़े लिखे थे ही ये सब सारे लड़के, ये अपना इनका काम आराम से चलता रहा। अगर एक दिन में 1, 2 या 3 आदमी, अब ये किसको टारगेट करते थे, ये देहात के ATM पर चले जाते थे, देखा वो ATM लगा रहा है। देहात तो एग्जैक्टली नहीं, जो बड़े कस्बे हैं या छोटे ज़िले हैं, जैसे गोंडा था, बाराबंकी था, बलरामपुर था, श्रावस्ती, बस्ती, बहराइच, इन सब ज़िलों में ये लखनऊ में रहते थे और गाड़ी उठाई, इनके पास बढ़िया गाड़ियाँ थी उस समय की। वहाँ से चले गए, स्कीमर हाथ में लगाया और गाड़ी में लैपटॉप और MSR 605 वो खुला हुआ रखा हुआ है। ये गए वहाँ पर लाइन में लगे रहे या देखते रहे। थोड़ी देर में देखा कि कोई किसी को कम इस्तेमाल करना आ रहा है, या कोई उसमें ATM कार्ड किसी ने उल्टा डाल दिया है, कोई इस तरह के जो नए यूज़र हैं उनको दिक्कत होती थी, तो फ़ौरन पहुंच जाएंगे और बताएंगे कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे डालना चाहिए। इसी बीच में अपनी हाथ के बीच में फंसे हुए इस काले स्कीमर से वो उसको स्वाइप कर लेते थे और फिर वो अपना ATM कार्ड इस्तेमाल करता था, पैसा निकालता था, अपनी जेब में ATM रख लेता था। वहाँ से आके तुरंत गाड़ी में आए, उसको लैपटॉप पे लगा के MSR सॉफ्टवेयर पे उसको कॉपी पेस्ट कर लिया डबल ट्रैक में, और फिर जैसे ही MSR में वो अपना लगा के नया और ब्लैंक ATM लगा के उसे खींचा, तो वो नए वाले ATM कार्ड में, और फिर वहाँ से चले गए। मान लिया गोंडा में उसे इस तरह का आदमी मिला था, तो बस्ती में जाके रात में एक ही बार में उसको स्वाइप कर लिया। या फिर इस बीच में 4-6 और उनको मुर्गे मिल गए, 4-6 और उनके टारगेट के आदमी मिल गए, तो सबके एक साथ दोनों तीनों 4 आदमी अलग अलग ATM पर ये पैसा निकाल लिया करते थे। तो ये उस ज़माने में था जब ये आपके चैट की डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। हालांकि इन्हीं कारणों से, चूँकि ये इतना कॉमन हो गया, उस पर साइट पे इतना इसके बारे में ट्रिक्स अवेलेबल हो गई कि पूरे देश में ये जेन्युइन आदमियों को पैसा इसी तरह से क्लोन्ड या डुप्लीकेट बनाए हुए ATM कार्ड से पैसा निकलने लगा। तो लास्ट ईयर यानी 2019 में संभवतः दिसंबर तक इन सारों को चेंज कर दिया गया। जितने मेटेलिक स्ट्रिप वाले ATM थे उन्हें चेंज कर दिया गया। अगर आपके पास कोई पुराना ATM आज भी होगा, आप उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो अब इस्तेमाल में नहीं है, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया बिल्कुल उसी तरह की चिप, जैसी आपके मोबाइल फ़ोन का सिम होता है उस तरह की चिप लगी हुई ATM कार्ड अब सब जगह इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिससे ये मेटेलिक फील्ड में, जिससे ये मेटेलिक टेप पर जो इन्फॉर्मेशन है अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया। उस ज़माने में ये बहुत कॉमन था, और अब तो धीरे धीरे ये चिप वाले ATM आने के बाद से अब तो केवल उसका क्लोन बनाया जा सकता है, जो अभी बहुत प्रचलन में नहीं है। इस समय वो बहुत प्रचलन में नहीं है। तो ये बड़ा हाई टेक गैंग उस समय पकड़ा गया और उस समय की बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन अब इस तरह की ट्रिक का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। अब वो जो इधर पिछले साल भर में, यानी अभी कम से कम इस लॉकडाउन में जो नई चीज़ें निकली हैं फ्रॉड की,
वो आपको लिंक बना के देंगे, आप लिंक टच करेंगे, लिंक खोलते ही फिर 2 3 4 सवाल जवाब करेंगे और फिर आपसे आपका पैसा आपके अकाउंट से निकल जाएगा। बहुत ढेर सारे नए सॉफ्टवेयर्स इसके आ गए हैं, जो अब तो आपकी उसकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन हैक कर लेते हैं। वो एनीडेस्क करके एक सॉफ्टवेयर है। एनीडेस्क भेजा उसने आपको किसी बहाने से कि साहब इसको खोलिए तो आपको उसमें इतनी लॉटरी मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा। अरे भाई, आपने मुझे देखा नहीं, आप मुझे जानते नहीं, किस बात पे खुश हो कि आप हमारी लॉटरी निकाल रहे हैं कि उस लॉटरी में आप मुझे 50 लाख रुपए दे देंगे। तो वो जैसे ही आप खोलेंगे एनीडेस्क आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपका अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे या उसकी वर्किंग पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे पहले कभी कंप्यूटर डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए टीम व्यूअर का काम होता था, वही काम एनीडेस्क सॉफ्टवेयर करता है। तो आज के लिए इतना ही। एक आध और केसेस कोई गोंडा के होंगे तो बताऊंगा। उसके बाद गोंडा में कम दिन रहा, वहाँ बहुत इन्जॉय किया मैंने। वहाँ का जो अभी का पुलिस ऑफिस है उसको पूरा बैठ के बनवाया। वहाँ जो एसपी का रेजिडेंस था वो किसी राजा साहब के नाम था। गवर्नमेंट में सब खतों किताबत करके उसको पुलिस के नाम चढ़वाया। वहाँ की पुलिस लाइन के कुछ झगड़े थे उसको निपटाए। तो इस तरह से वहाँ क्राइम का काम बहुत कम था। हालांकि वहाँ भी ट्रेडिशनल हत्याएँ बहुत हुई थी उस ज़माने में, लेकिन वो आपसी रंजिश में बाप ने बेटे का, बेटे ने बाप का, भाई ने भाई का, पति ने पत्नी का, इस तरह के मर्डर वहाँ बहुत कॉमन थे। और वही जर ज़मीन और जोरू के झगड़े बहुत ज़्यादा थे, जिनका बार बार जिक्र करना हमारे ख्याल से उचित नहीं है। तो गोंडा की एक आध दो और जो इस तरह की क्राइम की इम्पॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग कहानियाँ होंगी या इंसिडेंट्स होंगे क्राइम के, वो आपसे शेयर करूँगा। उसके बाद फिर लखनऊ, मैं एसएसपी लखनऊ होकर वहाँ से चला गया था, वहाँ की बातें आपको बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।